साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सबका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। आज हम व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका नाम है वाक्य शुद्धि पर चर्चा करने वाले हैं। वाक्य शुद्धि सामान्यतः सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रकरण तो है, पर एक जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना स्थान रखने वाला व्याकरण में ये प्रकरण है। कौन सा? वाक्य शुद्धि। ज़्यादा भारी बात करूँगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वाक्य शुद्धि पूरा प्रकरण पढ़ने के पश्चात आप लोगों की जो दुविधाएं हैं वाक्य शुद्धि को लेकर वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। और अगर आप लोगों ने इस पर अभ्यास अपना किया, कैसे? अभी मैं यहाँ ये प्रकरण पूरा आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। इसके पश्चात इस प्रकरण से संबंधित प्रश्न आप प्रश्न पत्रों में देख लीजिए। उन प्रश्नों को देखकर आप उनको हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे वो प्रश्न हल हो पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, इसका मतलब आपने टॉपिक को सही से पढ़ लिया, सही से समझ लिया। अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया और प्रश्न हल नहीं हो रहे, तो टॉपिक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो केवल मज़े के लिए पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, पढ़ने से खाली मज़ा आए वो एक अलग बात है। बाकी पढ़ना सार्थक जब भी है जब वो चीज़ें आपके लिए काम आ रही हो, आपको फ़ायदा पहुंचा रही हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रकरण जो है वाक्य शुद्धि। ध्यान दीजिए, आज हम वाक्य शुद्धि पर चर्चा करेंगे। क्या होती है वाक्य शुद्धि? इससे पहले मैं आपको शब्द शुद्धि के बारे में बता चुका हूँ। शब्द किस प्रकार से अशुद्ध होते हैं और उनको शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या संभावनाएं होती है अशुद्ध शब्दों में, और फिर उनको कैसे हम मात्राओं से लेकर होती है। कहीं जगह योजक चिन्हों से भी समस्या हो जाती है। अब वाक्य शुद्धि में क्या है, वहाँ तो सिर्फ एक शब्द की बात की गई थी, यानी कि वर्णों के एक सार्थक समूह जिसको हम शब्द कहते हैं। वर्णों का एक सार्थक समूह होता है जिसको हम शब्द कहते हैं, और यहाँ शब्दों का एक सार्थक समूह होता है जिसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य वहाँ शब्द में हम थोड़ी छोटी चीज़ें देख के उसको पहचान लेते थे कि हाँ ये अशुद्ध है, इसमें मात्रा छोटी नहीं बड़ी आएगी, ये वो सारा। अब यहाँ वाक्य शुद्धि को पहचानने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या क्या? वाक्य में संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, क्रिया होती है, अव्यय होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें वाक्य में देखनी पड़ेगी, उसकी शुद्धता देखने के लिए कि वाक्य वास्तव में शुद्ध है या अशुद्ध है। तो हमें जिन जिन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा वो सारी हैं हमारी, जैसे संज्ञा संबंधित अशुद्धताएं होती, सर्वनाम संबंधित अशुद्धताएं होती, अपने विशेषण संबंधित अशुद्धता होती है, और वो उनको शुद्ध हम करेंगे ही सही। इसके अलावा बात करूँ मैं तो लिंग संबंधित आ जाती है, वचन संबंधित आ जाती है, कारक संबंधित आ जाती है, और अव्यय संबंधित अशुद्धता आ जाती है। इसी के साथ साथ शब्द ज्ञान के अभाव में भी वाक्य में अशुद्धता आ जाती है, यानी कि प्रयोग दूसरे शब्द का करना चाहिए था और हम दूसरे का कर रहे हैं, इससे संबंधित वाक्य में अशुद्धता आ जाती है। तो अब हम एक एक करके सारी जो दुविधाएं हैं हमारी इस प्रकरण को लेकर उन पे चर्चा करेंगे, एक एक को समझेंगे। आप लोग शुरू हो जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ और देखते हैं क्या क्या होता है वाक्य शुद्धि में। तो वाक्य शुद्धि में सर्वप्रथम मैं आपको एक बात शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ, उस पर गौर करना आप। क्या होता है, एक जैसे अर्थ देने वाले दो वाक्य एक साथ नहीं आते। उन वाक्यों की पूरी एक लिस्ट ही बनाऊंगा आपके सामने कि ये जब भी वाक्य में आएंगे वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। फिर क्या करना है, वाक्य को शुद्ध करने के लिए उनमें से एक को हटाना ही पड़ेगा, तब जाके वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो आप उन शब्दों पे ध्यान दीजिए कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनकी वजह से वाक्य
अशुद्ध हो जाता है, वो दोनों शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले होते हैं, वाक्य में वो नहीं आने चाहिए, दोनों उनकी जगह एक ही आए तो हमारा वाक्य शुद्ध रहता है। तो उन शब्दों को ही मैं सर्वप्रथम आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि वो कौन कौन से शब्द है वो उनके आने से कैसे वाक्य प्रभावित हो जाता है। जैसे मान लीजिए वार और दिन। अब आप मुझे बताओ कि वार और दिन का अर्थ अलग अलग होता है क्या? नहीं होता। इसलिए जब बात करेंगे, मैं आपसे कहूंगा कि आप सोमवार को आना, ये तो मेरा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि सोमवार के दिन आना, फिर वाक्य गलत हो जाएगा। भले ही बोलने में आपको ये शुद्ध प्रतीत हो रहा हो मेरा वाक्य, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। समझने का प्रयास करना, सीधी सीधी ही बातें बोल रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि मंगलवार के दिन वहां मिलना, मंगलवार के दिन, वार भी आ रहा है और दिन भी आ रहा है, वार का अर्थ भी दिन होता है और दिन का अर्थ तो दिन होता ही। अर्थात मैं इस वाक्य को यदि शुद्ध बोलूं तो यूं बोलूंगा कि आप मंगलवार को वहां मिलना। मंगलवार के दिन बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दिन जो है ये अनावश्यक रूप से यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग तो करना ही नहीं है, अनावश्यक का प्रयोग करेंगे तो फिर वाक्य अशुद्ध हो जाएगा हमारा। तो जैसे दिन और वार है, वैसे ही देखो आप वार दिन और तारीख, इसके अलावा और क्या होता है? दिन और तारीख, दिन और तारीख भी एक साथ नहीं आती। या तो मैं कहूं कि आप 16 तारीख को मुझे मिले, आप 16 तारीख को मुझसे मिलना, बिल्कुल शुद्ध होगा। और फिर मैं इसी को ऐसे बोलूं कि आप 16 तारीख के दिन मुझसे मिलना, तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्या बोला मैंने? 16 तारीख को आप मुझसे मिलना, ये तो बिल्कुल सही वाक्य था हमारा। लेकिन मैं यूं कहूं कि 16 तारीख के दिन आप मुझसे मिलना, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिन और तारीख दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि तारीख ही दिन को ही बोलते हैं। जिस दिन की जो अंक होता है उस दिनांक को ही तारीख बोलते हैं। नामक और शीर्षक एक जैसे अर्थ देते हैं शब्द, नामक और शीर्षक। मान लीजिए किसी पुस्तक का, किसी निबंध का शीर्षक क्या है, वो शीर्षक ही उसका नाम होगा। तो नामक और शीर्षक दोनों शब्द एक साथ नहीं आ सकते। आगे चर्चा करेंगे इस पे। और शब्द देख लेते हैं हम एक साथ सारे शब्दों को। अचल के साथ पर्वत नहीं आएगा। किसके साथ? अचल के साथ पर्वत नहीं आएगा। अर्थात मैं यदि बात करूं कि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है, क्या बोला मैंने? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्य में अचल लगा हुआ है, विंध्याचल होता है शब्द। विंध्याचल हो गया, लेकिन गौर करना उसके बाद फिर मैं पर्वत भी बोल रहा हूं। अचल का मतलब पहले ही पर्वत होता है। विंध्याचल ही खुद विंध्य पर्वत का अर्थ दे रहा है। विंध्याचल का अर्थ ही क्या हो जाएगा? विंध्य पर्वत, विंध्य धन अचल, विंध्याचल। फिर पर्वत पर्वत दो बार क्यों बोलूं? विंध्याचल पर्वत भी गलत होगा। क्या होगा? सिर्फ विंध्याचल, कि विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। विंध्याचल के अलावा आगे बात करूं मैं, कुछ और शब्द लिखूं तो जैसे व्यवस्था और प्रबंध, व्यवस्था और प्रबंध, ये भी एक साथ नहीं आएगा। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं कि चाय पानी की व्यवस्था का प्रबंध करो, सोचो कुछ। मैंने आपसे कहा चाय पानी की व्यवस्था का प्रबंध करो, अरे दोनों बातें तो एक ही हो गई। मैं यूं ही कह देता कि चाय पानी का प्रबंध करो या फिर चाय पानी की व्यवस्था करो। दोनों चीजों को एक साथ लाने की कहां आवश्यकता थी? और जब दोनों चीजों को एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं थी तो फिर सोचो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा दोनों का एक साथ प्रयोग करने से। यानी कि प्रबंध और व्यवस्था का प्रयोग एक ही वाक्य में एक साथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वाक्य अशुद्ध हो जाएगा अगर करेंगे तो। चलो आगे देखें। व्यवस्था प्रबंध हो गया आपका केवल मात्र
अब केवल का अर्थ भी तो मात्र ही होता है, फिर दोनों को एक साथ, लेकिन बोलने वाले बहुत जबरदस्त हैं, वो बोलते हैं दोनों को एक साथ भी बोलते हैं। केवल मात्र में तो 2 महीने पढ़ा हूं आपसे, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे। क्या बोलते हैं? मैं तो केवल मात्र 2 महीने। अरे केवल बोल रहा है तो मात्र मत बोलो, और मात्र बोल रहे हो तो केवल मत बोलो। दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। केवल कोई मात्र कहते हैं, मात्र कोई केवल कहते हैं। आप यूं कह दो कि मैं मात्र 2 महीने पढ़ा हूं, या फिर यूं कह दो कि मैं केवल 2 महीने पढ़ा हूं। समझ पा रहे हो बात को? हाँ, हालांकि ज़्यादा भारी बात मैंने अभी तक कोई बोली भी नहीं है। इसी के साथ अद्रि और पर्वत भी एक साथ नहीं आता। अद्रि और पर्वत, जैसे हिमाद्रि पर्वत। अब हिमाद्रि में हिम धन अद्रि से हिमाद्रि हुआ है, तो अद्रि तो उसमें पहले आ गया, पर्वत लगाने की कहां जरूरत थी? समझ रहे हो? अद्रि का अर्थ ही जब पर्वत होता है तो फिर हिमाद्रि के बाद पर्वत बोलने की आवश्यकता कहां पड़ी? केवल हिमाद्रि से काम चल जाता। पर फिर भी बोलते हैं, बोलने वाले तो अशुद्ध बोलते हैं, हमें तो शुद्ध से मतलब है। तो क्या क्या बताया मैंने? वार, दिन हो गए, दिन, तारीख, नामक, शीर्षक, अचल, पर्वत, व्यवस्था। यानी कि एक वाक्य में ये जो सारे शब्द हैं ये एक साथ नहीं आने चाहिए, और ये यदि एक साथ आए तो फिर हमारा वाक्य गलत होगा। इसी के साथ साथ कुछ और शब्द हैं, उन शब्दों को भी आप लोग देख लीजिए। चक्र, पहिया। चक्र और पहिया, चक्र ही पहिया है, दोनों गोल गोल हैं। समय का चक्र देखिए, और समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। तो चक्र और पहिया दोनों को एक साथ दोनों को हम नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते। तो और क्या? चक्र पहिया हो गया। और मैं बात करूं तो रहस्य और गुप्त। देखो, रहस्य और गुप्त, ये दोनों शब्द भी एक वाक्य में एक साथ नहीं आ सकते। कैसे? उसने सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए। क्या बोला मैंने? उसने सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए। अब रहस्य वैसे ही गुप्त होते हैं यार, फिर उनको गुप्त कहने की जरूरत कहाँ है? अरे जो रहस्य है मतलब राज है। राज का मतलब सबको नहीं पता वो बात, कुछ ही लोगों के पास है, जो जानते हैं उस राज को उन्हीं के पास है। तो वो कुछ के पास पहले ही, इसका मतलब वो तो गुप्त ही है ना। तो फिर गुप्त रहस्य कहने की कहाँ जरूरत है? अरे जो बात गुप्त ही नहीं है फिर वो रहस्य कहाँ रहा? सही कह रहा हूं ना कि जो गुप्त नहीं है वो रहस्य नहीं है, और जो रहस्य है वो पहले से ही गुप्त है, तो उसको गुप्त कहने की जरूरत कहाँ है? रहस्य तो पहले से ही गुप्त होता है। तो आपका चक्र पहिया हो गया, रहस्य गुप्त हो गया, यानी कि ये दोनों भी कभी साथ नहीं आएंगे। इसके अलावा आपका सपूर्वक नहीं आएगा, करण करना नहीं आएगा। स और पूर्वक, किसी वाक्य में स जुड़ेगा तो फिर पूर्वक नहीं जुड़ेगा, और करण के बाद करना नहीं आएगा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। समझना बात को, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। और इस बात को यदि मैं यूं बोलूं कि राजस्थान का एकीकरण करना 7 चरणों में पूरा हुआ, माता ठनका गलत होगा ना। अरे जब करण का अर्थ ही करने से होता है, यानी कि राजस्थान को एक करने की प्रक्रिया ही तो एकीकरण है। जब एकीकरण में ही करना आ रहा है तो फिर करना को अलग से क्यों लिखेंगे? तो करण और करना भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, सपूर्वक नहीं आएंगे। और क्या नहीं आएगा? काल, समय नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? काल और समय। जैसे प्रातः काल के समय घूमना अच्छा होता है। क्या बोला मैंने? प्रातः काल के समय घूमना अच्छा होता है। अब इसमें मैंने प्रातः काल भी बोल दिया और समय भी बोल दिया। अब या तो समय नहीं आएगा या फिर काल नहीं आएगा। या तो यूँ कहो कि सुबह के समय घूमना अच्छा होता है,
या फिर प्रातः काल घूमना अच्छा होता है, क्योंकि काल का अर्थ तो समय ही होता है। काल समय एक साथ नहीं आएगा। और उचित और न्याय भी एक साथ नहीं आएगा। क्या क्या नहीं आएगा? उचित और न्याय। अरे जो न्यायी है वो तो उचित ही है ना, अनुचित हो गया वो तो अन्याय है, वो न्याय का ही करा। न्याय जो भी होगा वो उचित ही होगा। न्याय होने का मतलब क्या है? उचित फैसला, वही न्याय है। और जो उचित ही नहीं है वो काहे का न्याय है? इसका मतलब दोनों का एक साथ आने का कोई भी मामला नहीं बैठता। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर वाक्य में दोनों एक साथ आते हैं तो फिर वाक्य गलत हो जाएगा। तो उचित न्याय और कृपया और कृपा, कृपया और कृपा भी एक वाक्य में एक साथ दोनों शब्द नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? ध्यान दो। कृपया हमें सही सही बताने की कृपा करें। क्या बोला मैंने? कृपया हमें सही सही बताने की कृपा करें। अब पहले कृपया भी आ गया और फिर कृपा भी करो। या तो इसको यूं ही रहने देते कि कृपया सही सही बताएं, या फिर कृपया को छोड़ दो, सही सही बताने की कृपा करें। एक ही बात है ना, तो फिर दोनों को एक साथ लाने की आवश्यकता कहाँ है? तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि कुछ ऐसे शब्दों के जोड़े हैं कि ये जोड़े जब वाक्य में आते हैं तो इनको देखकर आप पहचान जाओगे कि वाक्य अशुद्ध क्यों हैं। इस शब्द की ये शब्द, ये दो शब्दों के ये जोड़े हैं, इनकी उपस्थिति के कारण शब्द वो वाक्य हमारा गलत है। तो इन सारे शब्दों को आप लोग एक बार देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। इन शब्दों के कारण वाक्य गलत होगा, वाक्य शुद्धि हमारा चल रहा है। और इन शब्दों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि इनकी वजह से वाक्य ये कभी भी वाक्य में एक साथ नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक लाइन लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूं कि निम्नलिखित शब्द वाक्य में एक साथ, निम्नलिखित शब्द वाक्य में एक साथ प्रयुक्त नहीं होंगे। क्या बोला जी मैंने? इन सारे शब्दों के बारे में एक लाइन मैंने ऊपर लिख दी कि निम्नलिखित शब्द वाक्य में एक साथ प्रयुक्त कभी नहीं होंगे। और ये एक साथ प्रयुक्त यदि हो रहे किसी वाक्य में तो वो वाक्य हमारा अशुद्ध होगा। परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से हमसे पूछा जाता है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। 4 वाक्य लिख देता है वो ऑप्शन में परीक्षक, वो जो पेपर बनाने वाला है हमारा, और उनमें 3 वाक्य शुद्ध होते हैं, 1 वाक्य अशुद्ध होता है। वो आपसे पूछ लेता है कि अशुद्ध वाक्य छांटिए। या फिर वो ऐसे कर सकता है, 3 वाक्य अशुद्ध दे देगा, 1 शुद्ध दे देगा। तो 3 अशुद्ध में आप वो अशुद्ध पहचानने, 1 की शुद्धता पहचाननी। तो क्या क्या कमियां होती हैं वाक्य में, जरा वो इसके बाद देखेंगे। उससे पहले आप इस सारी चीज को एक बार देख लीजिए, इस पे नजर घुमा लीजिए अपनी। चलें बढ़े आगे। देखो, अब हम क्रम से एक एक करके सारी चीजों को देखते हुए चलते हैं कि वाक्य में अशुद्धि किस किस प्रकार से होती है। तो सर्वप्रथम मैं चर्चा करूंगा संज्ञा संबंधित अशुद्धि की। किसकी बात करूंगा? संज्ञा संबंधित अशुद्धि।
किस प्रकार से देखिए संज्ञा संबंधित अशुद्धि होती है। ध्यान दो, संज्ञा संबंधी अशुद्धि उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, उदाहरण लिख रहा हूं आपके समक्ष कि कैसे होती है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। एक वाक्य तो मैं आपके समक्ष लिख चुका कि नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। दूसरा जो उदाहरण है वो मैं लिख रहा हूं, इस समस्या का उत्तर आपके पास है। गौर करना, वाक्य अशुद्ध हैं दोनों। किस प्रकार से अशुद्ध हैं जरा आप भी कोशिश करो एक बार, फिर मैं तो बताऊंगा ही सही। आप एक बार आप लोग देख लीजिए कि इसमें अशुद्धि किस शब्द के कारण हो रही है और उसको बदलकर हम कौन सा शब्द लिखेंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। देख लीजिए आप एक बार। मैं अगला उदाहरण और लिख रहा हूं इसमें एक, गौर करें। 3 वाक्य मैंने आपके समक्ष लिखे और मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों वाक्यों में जो है वो संज्ञा संबंधी अशुद्धि हमारी है। अब कैसे? अब मैं रेखांकित कर रहा हूं उन शब्दों को कि जहां अशुद्धि है। पहला शब्द है, पहले उदाहरण में हमारा जनसंख्या, दूसरे उदाहरण में हमारा शब्द है उत्तर, और तीसरे शब्द में रेखांकित कर रहा हूं मैं किसको? उत्साह को। देखो ये तीनों शब्द इन वाक्यों में गलत रूप से प्रचलन में है, यानी कि ये तीनों शब्द इन वाक्यों में नहीं आएंगे। तो फिर इन वाक्यों में इनकी जगह कौन से शब्द आएंगे? तो आप वाक्य को बोल के देखो एक बार। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। अब नगर के लिए तो जनसंख्या का प्रयोग हम नहीं करते, तो फिर किसका करते हैं? यहाँ हम जनसंख्या के स्थान पर जो लिखेंगे वो शब्द हमारा वाक्य को शुद्ध कर देगा, और वो शब्द होगा हमारा क्या? जनता। क्या शब्द आएगा? जनसंख्या के स्थान पर जो हमारा शब्द आएगा वो आएगा जनता। और जनता लिखते ही अब ये पूरा का पूरा वाक्य क्या हो गया? शुद्ध हो गया। यानी कि जनसंख्या को हटा दें और यहाँ जनता लिख दें तो अब वाक्य कैसा? शुद्ध है। अगला है, इस समस्या का उत्तर आपके पास है। समस्या का उत्तर नहीं होता प्यारे बच्चों, समस्या का समाधान होता है। समस्या का क्या होता है? समाधान। तो उत्तर की जगह यहाँ जो हमारा सही शब्द होगा वो क्या होगा? समाधान होगा। अर्थात इस वाक्य में मैं इस समस्या का समाधान आपके पास है, कुछ इस प्रकार से लिखो इस वाक्य को, तो हमारा ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अन्यथा उत्तर लिखे होने के कारण ये हमारा वाक्य अशुद्ध है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ बात को? कोई ज़्यादा भारी बात तो मैंने बताई नहीं अभी तक। तो अगर उत्तर के स्थान पर हम समाधान को रख दे तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। मैं आपके बीच में बोलने का उत्साह नहीं कर सकता। नहीं, उत्साह नहीं आएगा, इसके स्थान पर शब्द आएगा साहस, हिम्मत। साहस हमारी भाववाची संज्ञा है, समाधान भी भाववाची संज्ञा है। और जनता, बोलो
जनता किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ, फिर मैं तो बताऊंगा इसे, आप लोग कोशिश करो जनता किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप देखिएगा तीनों वाक्यों में जो है वो अशुद्धि है, और अशुद्धि है संज्ञा संबंधी। और कैसी? एक जगह जनसंख्या नहीं जनता आना चाहिए था तो वाक्य शुद्ध हो जाता, अब जनसंख्या वहाँ वाक्य में। मान लीजिए परीक्षा में आपसे यही वाक्य पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए। 3 वाक्य उसने कुछ भी दे दिए और उनमें से एक वाक्य आपके समक्ष ये था कि नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, तो अब आप पहचान जाओगे कि हाँ जनसंख्या नहीं नगर की क्या होती है, जनता होती है। दूसरी काम की बात बोलूं कि यदि आप लोगों ने इस प्रकरण को नहीं पढ़ा, किसी से भी ये नहीं कहता कि मुझसे ही पढ़ो, अगर ये प्रकरण आप बिना पढ़े स्वविवेक से कर दो वो एक अलग बात है, बहुत अच्छी बात है, आपका विवेक बहुत बढ़िया है, परंतु इतना आसान ये नहीं है। गलत फहमियों को दूर रखना और अध्ययन को निरंतर रखना। तो खैर आगे बढ़े, चलो ये थी हमारी संज्ञा संबंधित अशुद्धि। इसके बाद अब हम बात करेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पे। चलो देखो, मैं अभी एक एक करके इन सब पे तो बताऊंगा ही सही, फिर एक साथ ही बहुत सारे अशुद्ध वाक्य लिखूंगा और उनको शुद्ध करवाऊंगा कि ये वाक्य इस कारण अशुद्ध था और अब ये शुद्ध हो गया। तो आप लोग देखते रहिए निरंतर। अब बात कर रहा हूं मैं किससे? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि क्या है, जरा ध्यान दो इस पे भी। यहां सर्वनाम का रूप गलत प्रयोग में होगा, इसीलिए वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ध्यान दो, मेरे से मत पूछो, पहला उदाहरण आपका ये है, मेरे से मत पूछो। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। आप आपका काम करो। फिर मैंने 3 उदाहरण आपके समक्ष यहां लिखे हैं। पहला उदाहरण क्या कहता है हमारा, मेरे से मत पूछो, मैंने नहीं जाना, आप आपका काम करो। कहां अशुद्धियां हैं पहले तो मैं उनको रेखांकित कर रहा हूं। पहली बात तो मैंने रेखांकन जिन शब्दों पे किया वो सारे के सारे सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द हैं, इसलिए वो सर्वनाम है। और अब गलती क्या क्या है वो पकड़नी है। देखो कि पहला वाक्य क्यों गलत है, मेरे से मत पूछो, नहीं मुझसे मत पूछो। मेरे से हम बोलने में बोलते हैं लेकिन ये शब्द नहीं होता। मेरे को जाने दो, मेरे को नहीं मालूम, अरे मेरे को भी छोड़ो, आजकल तो मेरे को ऐसे चलाते हैं काम, मेरे को नहीं आना, मेरे को नहीं जाना, मेरे को भूख नहीं लग रही। और भयंकर हो गया, तुतला के बोलना तो एक तरह से आजकल फैशन सी हो गई है ना। जो नए नए जो आदमी हैं, जो नए नए, वो ऐसे तुतला के ही बोलते हैं जब मिलते हैं तो, है ना। खैर बोला करो, कोई बात नहीं, मैं तो आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही बोला करो। मेरे से मत पूछो, खैर विषय पे लौटते हैं। मेरे से मत पूछो नहीं, फिर सही क्या होगा इसका, बोलो मुझसे मत पूछो। अब इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा, मुझसे। मेरे से नहीं,
मुझसे मत पूछो, इस वाक्य में अगर मेरे से की जगह मुझसे आए तो वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। क्या आना चाहिए? मुझसे। मैंने नहीं जाना, बिल्कुल गलत। फिर क्या होगा? मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैंने नहीं, मुझे नहीं जाना। शुद्ध वाक्य क्या होगा हमारा? मुझे नहीं जाना। अगला क्या है? आप आपका काम करो, नहीं, आप अपना काम करो। आपका की जगह क्या आएगा? अपना। यानी कि जहां जहां मैंने जिन शब्दों को मैंने रेखांकित किया उनकी जगह कौन से शब्द आने चाहिए उन शब्दों को भी मैं लिख चुका। तो सारे शब्दों को आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और अशुद्धियां देखते हैं। चलें बढ़े आगे, देखें। बहुत अच्छे। देखो, अब बात कर रहा हूं मैं विशेषण संबंधी अशुद्धि से। विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण संबंधी अशुद्धि क्या होती है, जरा गौर करना। यानी कि विशेषण का जो प्रयोग है वो गलत तरीके से जहां हुआ हमें मिलेगा, वो विशेषण संबंधी हमारी अशुद्धि हो जाएगी। कैसे? एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इसमें यह एक गहरी समस्या है। क्या लिखा मैंने? पहचानने की कोशिश करना। वाक्य आपके समक्ष लिख चुका हूं, आप भी अपने हिसाब से एक बार तो जवाब देने का प्रयास करो। उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूं। आगे देखो, एक शब्द मैंने, एक वाक्य मैंने लिख दिया, यह है एक गहरी समस्या है। और दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दूसरा वाक्य क्या लिखा मैंने? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। एक वाक्य तो मैं आपके समक्ष लिख चुका। क्या? एक वाक्य तो मैंने लिखा, यह एक गहरी समस्या है। और दूसरा वाक्य मैंने क्या लिखा? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। अरे होता है क्या घोर संबंध? मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे बड़ी भूख लगी है। रेखांकित कर रहा हूं मैं, गौर करना कि वाक्य किस वजह से गलत है। देख लिए? देखो, यह एक गहरी समस्या है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, मुझे बड़ी भूख लगी है। भूख की विशेषता बता रहा है शब्द, कैसी? बड़ी भूख। संबंध की विशेषता बता रहा है, घोर संबंध। और समस्या की विशेषता, गहरी समस्या। तो पहली बात तो विशेषता बता रहे हैं, मतलब सारे शब्द कैसे हैं? विशेषण हैं। अब विशेषण हैं, अब इनका गलत प्रयोग कैसे हुआ? कोई भी समस्या गहरी नहीं होती तो क्या होती है? गंभीर होती हैं। अरे समस्या गहरी होगी क्या? गहरी का मतलब वही गहरी, नीचे बहुत ज़्यादा गहरी। समस्या गंभीर होती है, ना कि गहरी।
तो इसके स्थान पर अब जो शब्द आएगा वो क्या आना चाहिए? गंभीर समस्या। चलो अगले का बताने का प्रयास करो। गंभीर, अब गंभीर समस्या इसका सही हो जाएगा। ये वाक्य गंभीर लिखने पर सही हो जाएगा। गहरी समस्या को हटाकर इसके स्थान पर क्या लिख दें हम? गंभीर समस्या लिख दे तो वाक्य हमारा शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। और वाक्य को शुद्ध करना ही तो सीख रहे हैं, तो पहले अशुद्ध देखेंगे तो शुद्ध करेंगे कि हाँ ये अशुद्ध क्यों है, ये बात समझ में आनी चाहिए। चलो, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर संबंध नहीं, अरे संबंध घोर नहीं होते, संबंध घनिष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं? घनिष्ठ, बता चुका हूं शब्द को। किसको? घनिष्ठ को। कि घनिष्ठ में ठ आता है और किस में आता है? गरिष्ठ में आता है और बलिष्ठ में आता है और घनिष्ठ में आता है और कनिष्ठ में आता है और स्वाधिष्ठ में आता है और वशिष्ठ में आता है। सब में ठ आता है, लेकिन विशिष्ट में ट आता है। सारे के सारे शब्द सही है और विशिष्ट भी सही है। इन सब में ठ आता है और विशिष्ट में क्या आता है? ट आता है। ट अल्प प्राण आता है उसमें। मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे बड़ी भूख नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मुझे बहुत भूख लगी है होगा, ना कि मुझे बड़ी भूख लगी है। अब सही क्या हो जाएगा? बहुत। और वहाँ घोर की जगह घनिष्ठ। विशेषण संबंधित अशुद्धियाँ हम देख रहे हैं, तो जरा अब कुछ कुछ पल्ले पढ़ा ना, और पढ़ेगा। आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। ये विशेषण संबंधित विशेषता हो गई आपकी। आगे बढ़े, चलो देखो। अब बात करता हूं मैं लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि की। लिंग संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से होती है? देखो जरा उदाहरण देखो। मुझे मजा नहीं आती। मुझे मजा नहीं आती। अरे पहचान गए? अरे पहचाने कि नहीं पहचाने? मुझे मजा नहीं आती। वह धीमी स्वर में बोला। मुझे मजा नहीं आती और वह धीमी स्वर में बोला। देखो दोनों शब्दों को और पहचानो। तीनों वाक्य आपके समक्ष लिखे हुए हैं। मुझे मजा नहीं आती, वह धीमी स्वर में बोला, सविता जोर से हंस दिया। पहचान गए? लिंग संबंधी अशुद्धि हो रही है। कैसे? मुझे मजा नहीं आती। अरे मजा पुल्लिंग है, मजा आता है, मजा आती नहीं है। मजा कोई बोलता है कभी मुझे बहुत मजा आती है, और अगर बोलता है वो तो फिर गड़बड़ है मामला। कैसे? आप समझ गए होंगे। खैर, वह धीमी स्वर में बोला, नहीं, वह धीमे स्वर में बोला। धीमी स्वर में थोड़ी बोलेगा, वो धीमे स्वर में बोला।
और सविता जोर से हंस दिया। सविता लड़की का नाम है। अरे सविता तो आप कविता ही कर देता हूँ मैं, सविता को छोड़ो, मैं यहाँ कविता लिख देता हूँ। कविता जोर से हंस दिया। अब कविता जोर से हंस दिया नहीं, कविता जोर से हंस दी, क्या आएगा? कविता जोर से हंस दी। अब मैं यहाँ पूरा वाक्य ही शुद्ध लिखकर बताऊंगा आपको। इसका शुद्ध रूप क्या होगा इस वाक्य का? मुझे मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? मुझे नहीं पता। मुझे मजा नहीं आता, यानी कि ये हमारा अशुद्ध वाक्य है और ये हमारा शुद्ध वाक्य। ये कैसा? अशुद्ध। और ये कैसा है? शुद्ध है। उसी प्रकार ये कैसा है? हमारा अशुद्ध वाक्य। और इसको शुद्ध करने के लिए क्या लिखूंगा मैं? वह धीमे स्वर में बोला। धीमे स्वर में बोला। अब ये कैसा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। समझ पा रहे हो? वह धीमे स्वर में बोला, ये शुद्ध हो जाएगा। और कविता जोर से हंस दिया नहीं, कविता जोर से हंसती, ये अशुद्ध और ये शुद्ध। देखो सारे शब्दों पे गौर करो एक बार और देखो कि ये किस प्रकार की, ये लिंग संबंधी अशुद्धि हमारी थी। लिंग संबंधी यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद जहाँ नहीं होता वो लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाती है। तो आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और देखते हैं। चलो देख लिए, आगे बढ़े। अब बात करेंगे वचन संबंधी अशुद्धि की। किसकी? वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से होती? देखो उदाहरण। पेड़ों पर पेड़ों पर कौवा बैठा है। पेड़ों पर कौवा बैठा है। गौर करना कहां अशुद्धि है, समझने का प्रयास करना। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं।
सबसे पहले तो आपको समय देता हूं कि इन तीनों वाक्यों में आप अशुद्धि ढूंढिए, कहाँ अशुद्धि है, कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द है जो अनावश्यक रूप से प्रयुक्त हुआ है और उसके स्थान पर कौन सा शब्द होना चाहिए, देख लीजिए। और फिर अब मैं रेखांकित कर रहा हूं किसको, पेड़ों पर कौवा बैठा है। अब जब पेड़ों हैं तो कौवा कैसे बैठ सकता है, या तो पेड़ों पर कौवे बैठे हैं। अरे पेड़ तो बहुत सारे हैं और कौवा एक है, कहाँ कहाँ बैठा है। एक कौवा एक बार में एक ही पेड़ पर बैठ सकता है, पेड़ों पर नहीं बैठ सकता। यानी कि इसको शुद्ध करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो पेड़ों पर कौवे बैठे हैं, कौवे को बहुवचन कर दो तो भी ठीक है, या फिर पेड़ पर कौवा बैठा है, या फिर आप पेड़ों की जगह पेड़ कर दो तो भी हमारा सही हो जाएगा। दूसरे वाक्य की बात करें, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, मेरे आंसू से, यानी कि मेरा एक ही आंसू इतना आया कि उससे रुमाल भीग गया। नहीं यार, एक आंसू तो क्या रुमाल भिगोएगा, खैर किसी का ज़्यादा भी आ सकता है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया तो ठीक है, बहुत सारे आंसू रुमाल भिगो सकते हैं, कप भर जाते हैं, गिलास भर जाते हैं आंसुओं से। तो इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं, पहले ही एक भी आ गया तो फिर पुस्तकें क्यों आएंगी, एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। ये वाक्य इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा। तो सारे वाक्यों को शुद्ध देख लीजिए करके। पहला तो क्या होगा, पेड़ पर कौवा बैठा है, या तो इसको ऐसे कर दो या फिर पेड़ों पर कौवे बैठे हैं। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, मेरे आंसू से नहीं, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, ये सही हो जाएगा। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। पुस्तकें नहीं, क्या आएगा, पुस्तक आएगा। और इस प्रकार हमारा ये वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा। तो सारे वाक्यों को आप लोग एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से तो ये वाक्य अशुद्ध थे और किस प्रकार से ये शुद्ध हो गए। चलो आगे बढ़ें। अब बात करते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि। अब क्रिया संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से आएगी, जरा देखो, उदाहरण देखो। यहां क्रिया का गलत रूप प्रयोग में लिया जाएगा, इसलिए वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। कैसे, मैं एक वाक्य आपके समक्ष लिख रहा हूं।
आप पगड़ी ओढ़ कर आओ। क्या लिखा मैंने? आप पगड़ी ओढ़ कर आओ। ओढ़े हो भाई, जाओ पगड़ी ओढ़े हो। वह पढ़ना मांगता है। वह पढ़ना मांगता है। मैं दर्शन देने आया था। तीनों वाक्यों को पहले तो सावधानी से पढ़िए, फिर देखिए कहाँ कमी है, क्यों अशुद्ध है वाक्य। क्रिया संबंधी अशुद्धि है। क्रियाएं क्या क्या आ रही है? ओढ़ना क्रिया है, आना भी क्रिया है पहले में, दूसरे में पढ़ना क्रिया है, मांगना भी क्रिया है, तीसरे में दर्शन देना भी क्रिया है और आना भी क्रिया है। तो कहाँ गलती है, पहचान लिए? चलो, पहले में गलती है ओढ़ कर। अरे कोई पगड़ी को ओढ़ कर आता है क्या? बोलो बोलो। पगड़ी ओढ़ कर नहीं आते जी भैया, पगड़ी पहन कर आते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आप पगड़ी पहन कर आओ, ये सही हो जाएगा। आप पगड़ी पहन कर आओ, ना कि पगड़ी ओढ़ कर। क्रिया है ना ओढ़ना पहनना, तो क्रिया संबंधी अशुद्धि हो गई। पगड़ी को ओढ़ा नहीं जाता, पहना जाता है माथे पे। ओढ़ना तो पूरे शरीर पे होता है, तो पगड़ी को पहन कर आओ। दूसरा वाक्य क्या कहता है? वह पढ़ना मांगता है। पढ़ना मांगता नहीं, वह पढ़ना चाहता है। वह पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ने देते नहीं। पढ़ने दो उसको। वह पढ़ना चाहता है। अब चाहना भी क्रिया है, मांगना भी क्रिया है, तो पढ़ना मांगता है नहीं, इसकी जगह शुद्ध रूप क्या होगा? वह पढ़ना चाहता है। अगला वाक्य क्या है? मैं दर्शन देने आया था। मैं दर्शन देने आया था। अरे नहीं, मैं दर्शन करने आया था। दर्शन देने तो कोई भगवान है क्या जो दर्शन देने आया था? दर्शन करने आते हैं हम, जहां भी जाते हैं दर्शन करने जाते हैं, दर्शन देने नहीं जाते। मैं दर्शन करने आया था। अब सही कौन सा हो जाएगा? मैं दर्शन करने आया था सही हो जाएगा, अर्थात ये इसका अशुद्ध रूप है और ये वाला शुद्ध रूप है। ये कैसा? अशुद्ध है और ये शुद्ध है, और ये अशुद्ध है और ये अगला शुद्ध है। तो देखिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि आपने देखी कि दर्शन देना गलत है, यहाँ मांगना नहीं, मांगता नहीं आएगा, चाहता है आएगा। और पगड़ी ओढ़ कर नहीं आते, पगड़ी पहन कर आते हैं। सारे शब्दों को आप लोग एक बार फिर अपनी नज़र में ले लीजिए, फिर इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और गलतियां देखते हैं, कुछ और अशुद्धियां देखते हैं। चलो आगे देखें। अब बात करते हैं हम अव्यय संबंधी अशुद्धि की। कौन सी अशुद्धि? अव्यय संबंधित अशुद्धि। और अव्यय संबंधी अशुद्धि क्या होती है जरा देखो। अव्यय संबंधी अशुद्धि। उदाहरण,
इसके एकमात्र दो उपाय हैं। इसके एकमात्र दो उपाय हैं। दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं। सारे देश भर में अकाल है। सारे देश भर में अकाल है। समझने की चेष्टा करो क्या क्या लिखा। इसके एकमात्र दो उपाय हैं, या इसके को भी मैं यहां से हटा दूं तो भी उसी से काम हमारा चल जाएगा। एकमात्र दो उपाय हैं, इसी को रहने दो। देखो दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को देखो और पहचानने की कोशिश करो। वह अत्यंत ही सुंदर है। कहां कहां गलती हो रही है, रेखांकित कर रहा हूं मैं उन अव्यय पदों को। एकमात्र, देश भर और वह ही, ये सारे अव्यय पद यहां अनावश्यक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। सही कैसा होता? सही होता अगर इनका हम प्रयोग ही नहीं करते। देखो एकमात्र दो उपाय नहीं, दो उपाय हैं। अरे जो दो हैं वो एकमात्र कैसे हो जाएंगे? समझ रहे हो ना? अरे जो पहले दो है वो एकमात्र कैसे हैं, और जो एकमात्र हैं फिर वो दो क्यों हो जाएंगे? तो या तो एकमात्र उपाय हैं, इतना रहने दो, या फिर दो उपाय हैं, एकमात्र को हटा दो। एक चीज तो ये सारे देश में अकाल है, या फिर सारे को हटा दो, देश भर में अकाल है। अब सारे देश का मतलब ही तो देश भर हो गया, हुआ ना? तो और अगला वह अत्यंत ही सुंदर है। अरे वो जब बहुत ज्यादा सुंदर है तो फिर ही लगाने की आवश्यकता कहां है? वो पहले से अत्यंत सुंदर है और वो बहुत ही सुंदर है तो ठीक रहता। तो अब इनका शुद्ध क्या होगा वाक्य? दो उपाय है, या तो एकमात्र उपाय है या फिर दो उपाय है। दो उपाय हैं, एकमात्र को हटा दो। सारे देश में अकाल है, इसी से काम चल जाएगा। सारे देश में अकाल है, सारे देश में अकाल है। वह अत्यंत सुंदर है, वह अत्यंत सुंदर है, यहां ही नहीं आएगा, सुंदर है। अब देखो सारे तीनों वाक्यों को एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धि की। किसकी? पद क्रम संबंधी अशुद्धि। पद क्रम संबंधी अशुद्धि कैसे होती है? पदों का क्रम बदल दिया जाता है। जैसे वाक्य में अलग अलग पद होते हैं, छोटे छोटे शब्दों के टुकड़े होते हैं, उनको पद कहते हैं। तो उन पदों के क्रम में फेर बदल करने के कारण पूरा वाक्य ही गलत हो जाता है। कैसे? जैसे क्या लिखा मैंने?
खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब खरगोश को काट दोगे तो गाजर कहां से खिला पाओगे? अरे गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ, पद क्रम हो गया ना उल्टा सीधा। शब्द वही है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ। काटनी गाजर है, खरगोश नहीं काटना है। देख लो पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। और उदाहरण देख लो, भीड़ में 4 कोटा के लोग भी थे। अगर इस वाक्य को आप ऐसे देखोगे और ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये वाक्य एकदम से सही लगेगा। और सच सच बताना ईमानदारी से, ये वाक्य सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपको लग रहा है ना? तो अब देखो कि भीड़ में 4 कोटा के लोग भी थे। ऐसे बोलने में तो बोल देंगे कि भीड़ में 4 कोटा के लोग भी थे, लेकिन वाक्य पद क्रम की दृष्टि से ये अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है। और इसका शुद्ध रूप कौन सा है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही सही। एक और बात लिखूं मैं, बच्चे को प्लेट में रख कर खाना खिलाओ। लो साहब, बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। खाने को मत रखो प्लेट में, बच्चे को रखो प्लेट में और जमीन पे खाना रख के फिर उसको खिलाओ। यही हुआ ना इसका मतलब तो, कि बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। बोलने को बोल सकते हो आप, लेकिन वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध क्या होगा? खाने को प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। प्लेट में बच्चा नहीं रखना, खाना रखना है। तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि आप समझ गए होंगे इस बात को। चलो देखो शुद्ध करते हैं। पहले तो आप लोग कोशिश कर लो एक बार, फिर मैं बताता हूं कि पद क्रम संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से है। गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ। ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा। गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ। भीड़ में 4 कोटा के लोग भी थे, गलत। भीड़ में कोटा के 4 लोग भी थे। भीड़ में कोटा के 4 लोग भी थे। हाँ, आगे बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, मत खिलाओ यार। खाने को प्लेट में रखकर खिलाओ, बच्चे को मत रखो। खाने को प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। खाने को प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। तो अब पद क्रम चेंज हो गया। देखो बच्चा यहाँ, खाना वहाँ, खाना आगे आ गया, बच्चा बाद में चला गया। कोटा आगे आ गया, 4 लोग पीछे चले गए। 4 लोग पहले आगे थे, 4 पीछे चला गया। गाजर आगे आ गई, खरगोश पीछे चला गया, पहले गाजर आ गई। तो पद क्रम उनका परिवर्तित हो गया और इस वजह से हमारे वाक्य ये सही हो गए। यानी कि पीले रंग में जो लिखा हुआ है वो वाक्य एकदम शुद्ध हैं और जो सफ़ेद रंग में लिखा हुआ है वो अशुद्ध वाक्य है। चाहो तो आप इनके आगे लिख सकते हो कि ये अशुद्ध हैं और ये शुद्ध है। ये आपका अशुद्ध है और ये शुद्ध है।
ये अशुद्ध और ये शुद्ध। पहचान जाओगे? चलो पहचान ही जाओगे यार। आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी? अधिक पदत्व की। अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि, यानी कि पद की आवश्यकता नहीं थी फिर भी उसको जोड़ दिया, अधिक पदत्व कर दिया, उससे संबंधित अशुद्धि भी हमारे वाक्य में हो जाती है। उदाहरण के तौर पे आप लोग देखना, उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया। मैंने शुरुआत में ही आपको कुछ शब्दों के जोड़े लिखाए थे और वहाँ शब्द आया था गुप्त और रहस्य वाला, यानी कि गुप्त और रहस्य दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ अधिक पदत्व हो रहा है, दोनों एक ही अर्थ देते हैं, क्योंकि जो गुप्त है वही रहस्य है, तो दोनों अलग अलग अर्थ नहीं दे रहे, मतलब यहाँ अधिक पदत्व हो जाएगा। चलो और देखो उदाहरण, मैंने कभी विंध्याचल पर्वत नहीं देखा। मैंने कभी विंध्याचल पर्वत नहीं देखा। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। कृति का मतलब होता है रचना, यानी कि ईश्वर ने जितनी भी रचनाएं की उनमें मानव सबसे उत्कृष्ट है। खैर, सारे के सारे शब्दों में अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि है सारे वाक्यों में। कैसे? गुप्त और रहस्य, जो गुप्त है वही तो रहस्य है, जो प्रकटी हो गया फिर वो कहीं का रहस्य और कहीं का गुप्त। विंध्या अधन अचल आ रहा है और यहाँ पर्वत आ रहा है, सबसे आ गया और उत्कृष्टतम भी आ गया। अरे उत्कृष्टतम ही उत्कृष्टता की हद है, उत्कृष्ट ही सबसे श्रेष्ठ होता है पहली बात, तो फिर उत्कृष्टतम और उसके बाद फिर सबसे, तो सबसे का अर्थ तो ये खुद अकेला ये शब्द ही दे रहा है, तो फिर इसमें सबसे लगाने की कहाँ आवश्यकता थी। अब इनका शुद्ध रूप देखो कि कैसे शुद्ध होंगे वाक्य। उसने रहस्य प्रकट कर दिया। पहला वाक्य तो कुछ इस प्रकार से ही होता है, मैंने कभी विंध्याचल पर्वत नहीं देखा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? मैंने कभी विंध्याचल नहीं देखा। विंध्याचल शब्द ही पर्वत का अर्थ देता है। ये शुद्ध हो जाएगा। मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। कृति का मतलब रचना।
मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। ठीक है, और ये हमारी अधिक पदत्व संबंधित अशुद्धि भी समाप्त हो गई। अब शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धि भी एक प्रकार होता है इसका, उसको भी आप लोग देख लीजिए। पहले इन उदाहरणों को आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद अगला देखते हैं शब्द ज्ञान संबंधित कैसी अशुद्धि आ जाती है। शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धि कैसे होती है, देखो उदाहरण। चिड़िया गा रही है, चिड़िया गा रही है। कुत्ता अनजान लोगों को देखकर दहाड़ता है। कुत्ता अनजान लोगों को देखकर दहाड़ता है। बाण एक उपयोगी शस्त्र है। कैसे, देखो चिड़िया गा रही है, शब्द ज्ञान संबंधित, बस छोटी सी मिस्टेक है इसमें। चिड़िया गाती नहीं चहकती है। चिड़िया क्या करती है, गाती नहीं चहकती है। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, चिड़िया गा रही नहीं, चिड़िया चहक रही है। अब शुद्ध हो जाएगा, चिड़िया चहक रही। दूसरा वाक्य देखो, कुत्ता अनजान लोगों को देखकर दहाड़ता है। कुत्ता दहाड़ता है क्या, फिर तो शेर भौंकता होगा, नहीं ना। अरे कुत्ता दहाड़ता नहीं, कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है। शेर तो एकदम गर्जना के साथ कैसा दहाड़ता है, और कुत्ता जो लगा रहता है भा 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 भौंकता रहता है ना। तो कुत्ता दहाड़ेगा नहीं। बाण एक उपयोगी शस्त्र है। अरे शस्त्र नहीं है, बाण अस्त्र है। शस्त्र क्या होता है और अस्त्र क्या होता है, ये थोड़ी सी दुविधा भी मैं आपकी आज दूर कर दूं। शस्त्र उन आयुध, उन हथियारों को बोलते हैं जो हाथ में रखकर लड़ाई उनसे लड़ी जाती है। जैसे तलवार शस्त्र है, लाठी शस्त्र है, गदा शस्त्र, गधा नहीं गदा। देखो दो शब्द होते हैं, गदा और गधा। ये तो खर एक पशु, और ये एक तरह से एक जिसका मोटा मुंह होता है, ऐसी लाठी होती है। तो ये हो गया एक हमारा शस्त्र। एक शस्त्र का नाम है गदा, वो जिससे भीम लड़ता है। दुर्योधन भी गदा युद्ध करता है, भीम करता है। हनुमान जी के हाथ में रहती है गदा, जिसको हम घोटा भी कह देते हैं हमारी स्थानीय भाषा में। तो गदा, अब गदा को भी हम हाथ में रखकर लड़ते हैं, हाथ में पकड़ के लड़ते ना, ऐसे मारते हैं, वो ऐसी होती हैं गदा। देखी होगी आपने, गदा युद्ध होता है वो। तो ये भी एक क्या है, शस्त्र है। यानी कि जिन हथियारों को हम हाथ में पकड़कर लड़ते हैं वो शस्त्र हैं, और जिनको फेंक कर जिनसे मारा जाता है वो अस्त्र है। यानी कि जो दूर जाके
ये यहाँ से फेंक दिया, वो मार दिया, वो अस्त्र है। फेंक कर जिनको मारते हैं वो अस्त्र है, और हाथ में रखकर जिनको लड़ते हैं वो शस्त्र है। याद रखना, भाला फेंक कर मारा जाता है। भाला, भाला जानते हो, वो जो देवताओं के पास होता है वो भाला। भाला एक अस्त्र है। परीक्षा में प्रश्न आ चुका है बंदूक का। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ना कि शस्त्र। अब आप कहोगे कि जी बंदूक तो हम हाथ में ही रखते हैं, बंदूक को तो फेंकते नहीं, लेकिन बंदूक की जो गोली है वो जाके मारती है। बंदूक ना किसी को मारती है यहाँ बैठी बैठी, वो गोली मार रही है, यानी कि वो जाके मार रही है, फेंक करी, गति करके गई वो। तो बंदूक भी अस्त्र मानी जाती है, ना कि शस्त्र। शस्त्र क्या होता है? जिसको हाथ में रखकर लड़े वो शस्त्र हैं, और जो फेंक कर मारते हैं वो अस्त्र है। अब आप मुझे बताओ, बाण जाके ही मारता है? यहाँ तो खड़े खड़े तो बाण से फिल्मों में मारते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी युद्ध में तो बाण चलाए धनुष से, और बाण वहाँ जाके मारेगा। खड़े खड़े तो यहाँ से तो नहीं मारा लट से, ऐसे नहीं। तो बाण क्या है? एक अस्त्र है। इसका जो उत्तर आएगा वो किससे आएगा? अस्त्र से। यहाँ अस्त्र सही हो जाएगा। यहाँ दहाड़ना नहीं, क्या सही होगा? भौंकना। कुत्ता अजनबी को देखकर क्या करता है? अनजान लोगों को देखकर भौंकता है। यहाँ क्या हो जाएगा? भौंकता है। चिड़िया गा रही नहीं, चहक रही है। चिड़िया क्या कर रही है? चहक रही है। तो ये भी आप लोग देख लो, चिड़िया चहक रही, हो गया। ये मैंने वाक्य शुद्धि से संबंधित जितने भी इसके प्रकार थे वाक्य के अशुद्ध होने के, वो सारे के सारे आपको बताए। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्रम से ही कुछ वाक्य लिखूंगा, और फिर उन वाक्यों में आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य किस कारण अशुद्ध हैं, और किस वाक्य में क्या परिवर्तन कर दिया जाए कि वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। शुरू करते हैं अभी हम। उससे पहले आप लोग इसको देख लीजिए एक बार।